मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। आज हम बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास के एक नए युग के प्रारंभ की चर्चा करेंगे और इसमें महत्वपूर्ण रूप से इल्तुतमिश का नाम संभवतः प्रथम पायदान पर आएगा। इल्तुतमिश सल्तनत काल का न केवल प्रतापी शासक था, अपितु भारत में तुर्क साम्राज्य, भारत में मुस्लिम साम्राज्य या सल्तनत की सत्ता को स्थापित करने वाला वास्तविक संस्थापक था। और साथ में एक सल्तनत काल में जो एक महत्वपूर्ण वंश की स्थापना हुई थी, उसका वो अग्रगण्य था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भारत में मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधि था, उसका दामाद था। और उसके पश्चात, क्योंकि कुतुबुद्दीन के जो उत्तराधिकारी थे उनमें योग्यता का अभाव था, अतः कालांतर में इल्तुतमिश ने दिल्ली की सल्तनत को हस्तगत कर लिया। 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया। हालांकि इल्तुतमिश के राज्यारोहण के उपरांत प्रारंभिक काल में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था और ये मध्य एशिया के निवासी थे। इल्तुतमिश न केवल अत्यंत सुदर्शन था, अपितु बुद्धि के मामले में भी, विवेक के मामले में भी वो बहुत तीक्ष्ण था, बहुत तीव्र था। और इसी कारण से जो इल्तुतमिश के अन्य भाई थे वो उसके साथ ईर्ष्या रखते थे। और इसी के चलते जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने इल्तुतमिश को एक दास व्यापारी को बेच दिया और बहुत सारे हाथों से खरीद फरोख्त होते हुए ये कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आ गया, एक दास के रूप में। लेकिन यहाँ भी उसने अपनी योग्यता के बल पर कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास प्राप्त कर लिया। मिनहाजुद्दीन सिराज नामक जो इतिहासकार है, वो लिखते हैं कि कुतुबुद्दीन ने इल्तुतमिश में प्रशंसनीय गुणों को देखा और उसे एक पद से दूसरे पद पर उन्नति देते हुए उसे शीर्ष तक ले गया। और यहाँ तक कि बाद में कुतुबुद्दीन ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। तो इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक को हम कह सकते हैं कि वो सेल्फ मेड व्यक्तित्व था। उसके उस व्यक्तित्व के निर्माण में किसी का वैसा योगदान नहीं था, अपितु जो उसके अंदर नैसर्गिक गुण थे, जो उसकी नैसर्गिक योग्यता थी, वो उसका सबसे बड़ा गुण था। और उसी के चलते वो भारत में आकर
मध्य एशिया का एक व्यक्ति विभिन्न दास क्रेताओं के हाथों से होता हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आता है और अपनी योग्यता के बल पर, अपने गुणों के बल पर वो भारतीय सल्तनत को हस्तगत कर लेता है। गद्दी पर बैठने के बाद इल्तुतमिश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले उसे दरबार के जो आंतरिक झंझावत थे उनका मुकाबला करना पड़ा। जिस समय उसका राज्यारोहण हुआ उस समय दिल्ली सल्तनत लगभग छिन्न भिन्न हो चुकी थी और इसी कारण से उसे अपने राज्यारोहण के प्रारंभिक वर्ष बहुत कठिनाइयों में व्यतीत करने पड़े। सबसे पहले दिल्ली में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उसने जो विरोधी तुर्क अमीर थे उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का योजना बना रहे थे। इल्तुतमिश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का उनके विरुद्ध कार्यवाही की। इल्तुतमिश ने उनमें से अधिकांश अमीरों को, अधिकांश सूबेदारों को मौत के घाट उतार दिया और जिन लोगों ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली उन्हें उसने अपनी शरण दी। उसने अनेक संघर्षों के पश्चात बदायूं, अवध, बनारस और शिवालिक प्रदेश के जो विद्रोही तुर्क थे उन्हें पराजित करके अपना आधिपत्य स्वीकार करने को विवश कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने सबसे अधिक जो प्रबल विरोधी थे उनके का भी दमन किया, उनकी शक्ति को भी कुचल डाला और इनमें सबसे महत्वपूर्ण था यालदोज। यालदोज सबसे अधिक शक्तिशाली विरोधी था इल्तुतमिश का। वह गजनी का शासक होने के कारण अपने आप को मुइजुद्दीन का वास्तविक उत्तराधिकारी समझता था और भारतीय राज्य पर अपना वैधिक अधिकार मानता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भी उसने इस प्रकार का दावा प्रस्तुत किया था, किंतु जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे पराजित कर दिया तो उसके पश्चात वो शांत होकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही ऐबक की मृत्यु हुई उसने फिर से भारतीय राज्य पर अपना दावा प्रस्तुत किया। इल्तुतमिश प्रारंभ में इस स्थिति में नहीं था कि वो यालदोज के दावे को नकार सके, अतः उसने कूटनीति से काम लिया और जब तक कि उसकी स्थिति खुद की मजबूत नहीं हो गई तब तक उसने यालदोज के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया और उसके द्वारा भेजे गए छत्र और दंड आदि को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार कर। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश मजबूत होता है तैसे ही उसने यालदोज के प्रभाव को समाप्त करने का निश्चय कर लिया। जब यालदोज पंजाब की तरफ बढ़ता है उस समय इल्तुतमिश के लिए यह आवश्यक हो गया था कि पंजाब को यालदोज के प्रभाव से मुक्त किया जाए और इसी से ख्वारिज्म के शाह ने यालदोज को गजनी से खदेड़ा। जब यालदोज भागकर लाहौर आया तब इल्तुतमिश के लिए यालदोज पर आक्रमण करने का ये सुयोग्य अवसर प्राप्त हुआ। उसने एक शक्तिशाली सेना लेकर तराइन के ऐसी ऐतिहासिक मैदान में यालदोज को पराजित किया और उसकी शक्ति का दमन कर दिया। तो यहाँ ये भी स्पष्ट होता है कि इल्तुतमिश न केवल कुशल सेनानायक था अपितु वो कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी चतुर और अवसर की प्रतीक्षा में धीरज रखने वाला व्यक्तित्व था। फिर जो मंगोलों का आक्रमण था, चंगेज खान की समस्या
बड़ी महत्वपूर्ण समस्या थी। भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमाएं थी वो चंगेज खां के आक्रमणों से पीड़ित थी। जो ततारी के पठान थे उन्होंने मंगोलों ने ख्वारिज्म के राज्य को भी तहस नहस कर दिया था। और पठारी के जो ततारी शासक थे उन्होंने भी बड़े महत्वपूर्ण रूप से आक्रमण किया था। ख्वारिज्म का जो शाह था उसने कैस्पियन के तट पर जाकर शरण ली थी। तो जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश के पास अपना जो दूत है वो भेजकर शरण मांगी, लेकिन यहाँ इल्तुतमिश इस बात से भली भांति परिचित था कि जैसे ही मंगबरनी को इल्तुतमिश शरण देगा तो उसे सीधे चंगेज खान से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। या दूसरे शब्दों में कहें, मंगबरनी को शरण देना चंगेज खान के आक्रमण को आमंत्रित करने के बराबर है। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण देने से इनकार कर दिया। और इस घटना से एक तो उसने चंगेज खान के आक्रमण से स्वयं को बचा लिया और साथ ही दिल्ली को मध्य एशिया की राजनीति में फंसने से भी बचा लिया। तो ऐसी स्थिति में मंगोलों की समस्या का समाधान करना बड़े काबिल शासक के गुण प्रदर्शित करने वाला कारनामा था। इसके पश्चात कुबाचा की शक्ति का दमन करना भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। जलालुद्दीन मंगबरनी के पश्चात इल्तुतमिश ने चंगेज खान की मृत्यु हो जाने के पश्चात ये तो निश्चित हो गया कि भारत मंगोलों के आक्रमण से मुक्त है। ऐसे समय में इल्तुतमिश ने कुबाचा की शक्ति को दबाने का अच्छा अवसर माना और मुल्तान पर अधिकार करने की योजना बनाई। और इसी क्रम में मुल्तान पर आक्रमण करने से पहले उसने भटिंडा, कोहराम और जालौर आदि को जीतकर अपने शक्ति में इजाफा किया। और इसके पश्चात 1228 ईस्वी में उसने उच्च और मुल्तान पर एक साथ आक्रमण करने का निश्चय किया। लाहौर के गवर्नर नसीरुद्दीन एतमार को उसने मुल्तान पर आक्रमण करने का आदेश दिया। कुबाचा इस स्थिति से घबरा गया और उच्च में एक रक्षक सेना छोड़कर वह भक्कर के किले की तरफ भाग गया। कुबाचा के पलायन का यह परिणाम निकला कि मुल्तान ने समर्पण कर दिया और 3 महीने के घेरे के पश्चात यह जो स्थान है ये इल्तुतमिश के अधिकार में आ गया। अब इल्तुतमिश ने अपने वजीर जुनैदी के नेतृत्व में एक सेना भक्कर पर आक्रमण करने के लिए भेजी। इससे कुबाचा इतना घबरा गया कि उसने अपने पुत्र को इल्तुतमिश के पास संधि वार्ता करने के लिए भेज दिया और इल्तुतमिश के समक्ष बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की मांग उसके द्वारा की गई। लेकिन कुबाचा ने इल्तुतमिश की इस मांग को स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप इल्तुतमिश ने भक्कर के किले पर आक्रमण किया और इस आक्रमण से घबराकर कुबाचा सिंधु नदी में कूद गया और संभवतः उसी दुर्घटना में वो मारा। इसके बाद मुल्तान और उच्च दिल्ली सल्तनत में मिला लिए गए और वहाँ
इल्तुतमिश ने सूबेदार नियुक्त कर दिया। दूसरी तरफ जो बंगाल और बिहार के सूबे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात बंगाल का शासक अली मर्दान खिलजी ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इसी तरीके से बंगाल भी दिल्ली के प्रभाव से मुक्त हो गया। जैसे ही मंगोलों के आक्रमण का भय समाप्त होता है और जलालुद्दीन मंगबरनी अपने देश लौट जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें जैसे ही अन्य समस्याओं से इल्तुतमिश निजात पाता है तो वो अपना ध्यान बंगाल की तरफ घुमाता है। सर्वप्रथम उसने बिहार पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया और 1225 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार करने के लिए वो लखनौती की तरफ कूच करता है। इल्तुतमिश की शक्ति से घबराकर जो बंगाल का सूबेदार है वो इल्तुतमिश के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है और इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर लेता है और क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी धनराशि इल्तुतमिश को प्रस्तुत करता है। इल्तुतमिश ने बिहार में मलिक जानी को अपना हाकिम नियुक्त किया, लेकिन जैसे ही वो बिहार से लौटता है वो फिर से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। इल्तुतमिश ने ऐवाज के विरुद्ध कोई बड़ी सैनिक कार्रवाई तो नहीं की, अपने जो बड़े पुत्र है नसीरुद्दीन महमूद को उसने अवध का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इसी तरीके से बंगाल पर भी इल्तुतमिश ने अब अधिकार कर लिया 1229 ईस्वी आते आते। तो हम देखते हैं कि इल्तुतमिश लगातार अपने साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। उसी तरीके से राजपूताना की तरफ भी इल्तुतमिश ने विशेष ध्यान दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के तुरंत पश्चात दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए राजपूतों ने अपने जो राज्य थे उसमें अपनी स्थिति को सबल बनाने का प्रयास करने प्रारंभ कर दिए थे और अपने अपने इलाकों से तुर्क सरदारों को निकालकर भगा दिया था। उसी तरीके से चंदेलों ने कालिंजर और अजयगढ़ पर, प्रतिहारों ने ग्वालियर पर और चौहानों ने रणथंभौर तथा जालौर पर अधिकार स्थापित कर लिया था। इन सभी राज्यों पर फिर से अधिकार स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में इन राज्यों के खिलाफ सैनिक कार्यवाही की और एक एक कर रणथंभौर, मंडौर, जालौर, बयाना, अजमेर, नागौर और ग्वालियर, इन कालिंजर, इन सभी स्थानों को हस्तगत कर दिया। अपने साम्राज्य के निर्माण के उपरांत जब 1236 ईस्वी के प्रारंभ में इल्तुतमिश उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित एक आक्रमण में जा रहा था तो रास्ते में वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। परिणाम स्वरूप वो उत्तर पश्चिम के इस अभियान को बीच में छोड़कर वापस दिल्ली लौट आया और दिल्ली लौटने के उपरांत 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से 1211 से लेकर 1236 ईस्वी के मध्य इल्तुतमिश निरंतर दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का निर्माण करता रहा। उसने तत्कालीन परिस्थितियों में जो सैनिक अभियान किए
और जिस प्रकार उन अभियानों में सफलता प्राप्त की वो निश्चित रूप से असाधारण थी। जब वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो लगभग दिल्ली सल्तनत छिन्न भिन्न होने की स्थिति में पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि सल्तनत का अधिकार राजधानी पर भी सुदृढ़ नहीं था, किंतु इल्तुतमिश ने धीरे धीरे अपने कुशल सेनानायकत्व में सल्तनत को एक साम्राज्य का रूप दिया, एक साम्राज्य का निर्माण किया, उसे मजबूती प्रदान की, सुदृढ़ता प्रदान की और एक ऐसे राज्य की स्थापना उसने की जो भविष्य में अगर योग्य शासक उसे मिलते रहें तो निश्चित रूप से तरक्की करने वाला राज्य वो साबित हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता के द्वारा दिल्ली सल्तनत को न केवल सुदृढ़ बनाया अपितु वास्तविक रूप से दिल्ली सल्तनत की स्थापना का वास्तविक संस्थापक के रूप में अपने आप को स्वयं को प्रमाणित किया।